24 नवंबर सन 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से उड़ान भरती है। ये एक छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट है जो करीब सियाटल शहर में जा रही थी और इसमें ज्यादा मुसाफिर भी नहीं बैठे थे। इसमें सिर्फ 36 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे, लेकिन इन सबको इस बात का इल्म नहीं था कि इन सब के बीच इस हवाई जहाज में कोई हाईजैकर भी मौजूद है। एक शख्स डीपी कूपर नाम से। देखने में यह हाईजैकर एक बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। इसने ऐसा ही एक लिबास पहना हुआ था, एक सूट, सफेद शर्ट और काली पैंट। इसकी उम्र 40 साल के बीच में होगी। वो जानबूझकर जहाज की आखिरी रो में बैठा था। जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया, इसने अपना तारुफ एक एयर होस्टेस से करवाया। इसने अपना नाम डीपी कूपर बताया। उस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शार्पनर था और बड़ी मुस्कुराहट के साथ इसने एक नोट एयर होस्टेस को दिया। शार्पनर एक 23 साल की औरत थी। उसे लगा था कि ये शख्स इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने वो नोट लिया और उसे पढ़े बगैर अपने पास रख लिया। ये देखकर कूपर ने उससे कहा कि मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बम है। जब शार्पनर ने नोट खोला तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, मिस आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। शार्पनर खामोशी से कूपर के पास बैठ जाती है, लेकिन इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसके पास वाकई में ही बम हो सकता है। तो कूपर ने उसे दिखाने के लिए अपना सूटकेस खोला। सूटकेस में कुछ सुर्ख सिलेंडर, तारें और एक बड़ी बैटरी थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बम ही था। फिर कूपर ने अपनी डिमांड एयर होस्टेस को बताना शुरू की। वो कहता है कि मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। इस सारे कैश को एक बैग में रख कर मुझे देना और इसके साथ 2 पीछे के पैराशूट और 2 आगे के पैराशूट मुझे चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफिलिंग करने के लिए। इसने इन्हें खबरदार भी किया कि कोई भी उल्टी हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना मैं इस जहाज को बम से उड़ा दूंगा। जहाज में मौजूद दूसरे मुसाफिरों को इस बात का इल्म नहीं था और एयर होस्टेस शार्पनर भी नहीं चाहती थी कि दूसरे मुसाफिरों को इस बारे में पता चले। वो खामोशी से जहाज के किकपोर्ट में गई और कूपर का नोट पायलट को दिखाया। एक और एयर होस्टेस टीना मकलू को इस बारे में बताया जाता है और वो जाकर कूपर के साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और कॉकपिट के दरमियान राब्ता बरकरार रखा जाता है। पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोलर को इस बारे में इतला दी और जल्द ये खबर एयरलाइन के सदर डॉलन नायरो तक पहुंच जाती है। वो यहाँ पर डिसीजन मेकर थे और उन्होंने बहुत दिलचस्प फैसला लिया। उन्होंने अपने अमले से कहा कि वो कूपर के तमाम मुतालबात को मुकम्मल तकमील तक पहुँचाएंगे और जो ये हाईजैकर कह रहा है इसकी सारी डिमांड को पूरा किया जाएगा। FBI से रब्ता करने के बाद उन्होंने रकम का बंदोबस्त करने के लिए सियाटल के एक बैंक से रब्ता किया। इस तरह की हंगामी हालात के लिए बैंक के पास पैसों का एक बड़ा बंडल पड़ा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एयरलाइन के सदर ने हाईजैकर के साथ ताउन करने का फैसला क्यों किया। इसके पीछे वजह थी रेपुटेशन। एयरलाइन के सदर नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर पूरी दुनिया में फैले, जिससे इनकी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़े। इसलिए इस मामले को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार थे। मसला सिर्फ ये था कि इन्हें रकम का बंदोबस्त करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होनी थी। तो पायलट को कहा जाता है कि जहाज को लैंड कराने के बजाय सियाटल शहर के गिर्द चक्कर लगाते रहें जब तक वो जमीन पर रकम का बंदोबस्त कर ले। आधे घंटे की परवाह धीरे धीरे 3 घंटे की हो जाती है। मुसाफिर अभी तक इस बात से बेखबर थे कि क्या हो रहा है। जहाज के पायलट ने ऐलान किया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से देर हो रही है। तो दूसरे मुसाफिरों को यही लगता रहा। आखिरकार ये फ्लाइट 5:46 PM पर सियाटल के हवाई अड्डे पर लैंड करती है। कूपर की हिदायत के मुताबिक जहाज को मेन टर्मिनल की इमारत से बहुत दूर खड़ा किया जाता है। एयरलाइन का एक नुमाइंदा पैसों का थैला और पैराशूट लेकर जहाज के पास पहुंचता है और जब कूपर को 4 पैराशूट और पैसों का बैग दे दिया गया तो उसने इजाजत दी कि तमाम मुसाफिर और फ्लाइट अटेंडेंट जहाज छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मकलू के। इसके बाद प्लान के मुताबिक जहाज को रिफ्यूल किया जाता है और फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ करती है। इस बार कूपर और टीना मकलू के साथ त्यारे में सिर्फ पायलट सवार थे। कूपर दोबारा से पायलट को हिदायत देना शुरू कर देता है कि कहाँ जाना है, किस रफ्तार पर जहाज को उड़ाना है और किस एंगल में। वो कहता है कि जहाज को मैक्सिको सिटी की तरफ ले चलो, हवा में 10,000 फीट की बुलंदी पर और पंखों की पोजीशन 15 डिग्री पर हो, और जहां तक हवाई जहाज की रफ्तार का ताल्लुक है वो हर मुमकिन हद तक धीरे होनी चाहिए। पायलट ने कूपर को बताया कि इन कैलकुलेशन के साथ अगर हम चलेंगे तो मैक्सिको
मेक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि जहाज में इतना फ्यूल ही नहीं है। लेकिन कूपर को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। कूपर ने इससे कहा कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मगर दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले यकीन है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कूपर ने टीना से कहा कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाज़ा बंद कर दे। उसके बाद जहाज के पिछले वाले हिस्से में कूपर अकेला था। वो अपने पैराशूट निकालता है और डाइव करने के लिए तैयार करता है। चंद मिनट बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट चमकती है जिससे जाहिर होता है कि जहाज के पिछले दरवाजे को खोला गया है और फिर कूपर पैसों के साथ बाहर कूद जाता है। पायलट ने और एयर होस्टेस ने ऐसा होते नहीं देखा क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे और इस टाइम पर कॉकपिट के दरवाजे पर कोई होल भी नहीं होता था जिससे बाहर देखा जा सके। लेकिन रात के 8:13 पर पायलट्स ने ये महसूस किया कि जहाज का पिछला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ झुक गया। इसकी वजह से जहाज का लेवल खराब हो गया और फिर उन्होंने दोबारा से जहाज रीलेवल किया। इसके बाद पायलट्स ने जहाज को निवोडा में रीनो के शहर में लैंड किया। पुलिस को भी इतला दी गई और उन्होंने भी जहाज की छानबीन की, लेकिन उन्हें कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को सिर्फ मिलती है एक टाई जिस पर क्लिप लगी थी और पैराशूट के कुछ फटे हुए हिस्से जिन्हें कूपर ने पैसों के बैग को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इन्हें कूपर की कुछ जाती चीजें भी मिलती हैं जैसे सिगरेट जो वो जहाज में पी रहा था। इस वक्त हवाई जहाज में सिगरेट पीने की इजाजत होती थी। इसी के साथ वो सूटकेस जिसमें बम पड़ा था, पैसों का बैग और पैराशूट वो सब कूपर की तरह गायब थे। उस दिन से FBI ने कूपर को तलाश करने के लिए अपनी तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। ये तहकीकात 45 साल तक जारी रहती हैं, जिसे 2016 में ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। लेकिन बहुत से सवालात के जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। तारीख का ये वाहिद हाईजैक है जिसे कोई हल नहीं कर सका। FBI की भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री आखिर कूपर कौन था, इसे क्या हुआ, क्या वो पैसे पुलिस रिकवर कर पाई। हाँ, इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस वाक़े के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस हाईजैक के दौरान किसी दूसरे मुसाफिर को मालूम नहीं था कि इनका जहाज हाईजैक हो गया है। इस हाईजैक में ना तो कोई हलाक हुआ और ना ही कोई जख्मी हुआ। बहुत से लोगों का दावा है कि ये सब टीना मोकलू की वजह से था। वो इसे इस हाईजैक का हीरो कहते हैं क्योंकि वो इस बात को यकीनी बना रही थी कि कूपर पूरी फ्लाइट के दौरान पुरसुकून रहे, इसकी बात सुनी जाए और पैनिक की कोई सूरत-ए-हाल पैदा ना हो सके जिससे हंगामा हो या कोई जख्मी हो। हवाई जहाज के कोई पायलट का कहना है, शी वाज सो काम एंड कूल एंड कलेक्टेड। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई और इंसान इससे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता, तब जबकि इसके साइड में ऐसा क्रिमिनल बैठा है जिसके पास बम है। FBI की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि जब कूपर ने जहाज से छलांग लगाई तो उसने सारे पैसे अपने इर्द गिर्द स्ट्रैप कर लिए थे और सारे पैसों का वजन तकरीबन 10 किलो तक था। कूपर ने छलांग लगाने के लिए 2 पैराशूट का इस्तेमाल किया, एक आगे और एक पीछे। पुलिस को इस इलाके का अंदाजा था जिसमें कूपर ने छलांग लगाई थी। इसने वाशिंगटन स्टेट में साउथ वेस्ट के इलाके में छलांग लगाई। नीचे मौजूद थे पाइन फॉरेस्ट, झीलें और कैनियन जहां पर भालू रहते हैं। लिहाजा शुरुआत में तो इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कूपर के जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाना और वो भी अंधेरे में। दूसरा, कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो छलांग लगाने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे। पैंट और शर्ट में छलांग लगाना जब बाहर बारिश हो रही थी और स्याह बादल भी मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि कूपर गिरते वक्त कुछ देख नहीं सकता था। ऊपर से जो हवा की रफ्तार थी वो अंदाजा लगाया गया है कि कूपर ने जो छलांग मारी वो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार थी। यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन का मानना है कि इन सब के ऊपर एक और मसला था, ठंडे पानी का मसला। नवंबर के महीने में अमेरिका के इस खित्ते में दर्जा हरारत बहुत कम होता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा तो वहां से बचना तकरीबन नामुमकिन है। इतने ठंडे पानी में चंद मिनटों में ही हाइपोथर्मिया हो जाएगा और ऊपर से कूपर पर जो वजन लगा हुआ था उसकी वजह से तैरना और ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसी वजूहात सामने आई जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कूपर ने इस छलांग को सरवाइव कर लिया होगा। इसकी वजह ये थी कि कूपर के वाक़े के बाद इसी तरह की कई और वाक़यात पेश आए। जब कूपर की हाईजैकिंग की खबरें पूरे मुल्क में फैली तो कई और हाईजैकरों ने वही अरबा इस्तेमाल करने का सोचा और तकरीबन 5 लोगों ने इस तरह की कॉपी कैट हाईजैकिंग की और ये 5 अफराद तैयारे से छलांग लगाने के बाद बच भी गए। इनमें से एक मार्टिन मैकनेली भी था जिसने
जिसने 24 जून 1972 को एक जहाज हाईजैक किया था, उसने बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया। उसने $5 लाख की रकम का मुतालबा किया। जब जहाज ने टेक ऑफ किया तो उसने कूपर की तरह पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए छलांग लगाई। मैकनेली के केस में जब इसने छलांग लगाई तो जहाज की रफ्तार 500 से 400 किलोमीटर फी घंटा के करीब थी और ये दुगनी रफ्तार थी कूपर के छलांग लगाने के मुकाबले में। लेकिन फिर भी मैकनेली ने सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी छलांग लगाने में कामयाब हो गया। दूसरा ऐसा ही हाईजैक हुआ था जनवरी 1972 में रिचर्ड लो पॉइंट की तरफ से। उसने जनवरी के महीने में इसी तरह के कपड़े पहनकर छलांग लगाई और बर्फ में महफूज तरीके से लैंडिंग भी की। ये अलग बात है कि इन दोनों हाईजैकरों को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। इस तरह हम इनकी कहानी को जानते हैं। इस तरह FBI को समझ आया कि अगर ये लोग कूपर के छलांग लगाने से भी बदतर हालत में छलांग लगा सकते हैं और सरवाइव करने में भी कामयाब हो सकते हैं, तो ये मुमकिन है कि इस तरह DB कूपर भी सरवाइव कर गया होगा। खास तौर पर अगर आप गौर करें कि जब टीना मकलू ने कूपर को पैराशूट दिए तो उनके इस्तेमाल के बारे में हदायत मौजूद थी, लेकिन कूपर ने टीना को कहा कि मुझे हदायत पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जानता था कि उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है। तो अब FBI ये फर्ज करने लगे कि कूपर जिंदा हो सकता है। इनका अगला काम इस जगह को तलाश करना था जहाँ पर छलांग लगाई थी। दरअसल पुलिस ने हाईजैक के अगले दिन ही इन जंगलों की तलाशी करना शुरू कर दी थी। पुलिस ढूंढ रही थी कोई लाश मिले, कोई पैराशूट का फटा हुआ टुकड़ा मिले या फिर $20 का कोई नोट मिले। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कूपर को तलाश करना मुश्किल तर होता जा रहा था कि सर्च एरिया कौन सा है। बहुत से वेरिएबल थे यहाँ पर। हवाई जहाज जब उड़ रहा था तो हवा की रफ्तार कितनी थी, इतना अंधेरा था तो जब कूपर ने छलांग लगाई तो लोकेशन क्या थी, छलांग लगाने के बाद कूपर ने अपने पैराशूट को किस बुलंदी पर खोला होगा और पैराशूट किन सिमतों में जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स का बेहतरीन अंदाजा ये था कि कहीं न कहीं वाशिंगटन स्टेट में लेक मर्विन के करीब वो लैंड किया होगा। FBI ने एक अमली तजुर्बा भी किया। अगर हम सेमी हवाई जहाज को एक ही तरतीब के साथ उड़ाएंगे और 91 किलो की वजनी चीज को स्टेयर से बाहर धकेलें तो वो कहाँ जाकर गिरेगा, तो हमें इस इलाके का बेहतर अंदाजा हो सकता है कि कूपर ने कहाँ लैंड किया था। इसके साथ इन इलाकों में डोर टू डोर सर्च कंडक्ट करवाए जाने लगे। जो मकामी फार्म हाउस थे, पुलिस हर दरवाजे पर जाकर दस्तक देती और जांच करने के लिए लोगों से पूछती। पेट्रोल बोट चलने लगी थी लेक मर्विन में, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं मिला। एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जहाज से छलांग लगाने के बाद कूपर के साथ जो भी हुआ, लेकिन ये कूपर दरअसल कौन था। कुछ तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास कि ये बंदा कहाँ से आया और इसकी शिनाख्त क्या थी। इस सवाल का जवाब देने के लिए FBI के पास बहुत कुछ नहीं था। कूपर के पीछे छोड़ी हुई टाई और टाई के ऊपर लगा हुआ वो क्लिप था। इनके पास वो टाई क्लिप दरअसल गोल्ड में थी और इस टाई क्लिप में उन्हें कुछ मखसूस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले। मार्च 2009 में एक तहकीकी टीम ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे तहकीक शुरू की। इस तहकीकात में उन्होंने तजवीज़ किया कि कूपर किसी मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था, या शायद वो खुद बोइंग में ही काम किया करता था, क्योंकि जो गैर मिलावट शुदा टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इस वक्त यह हवाई जहाज की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में इस्तेमाल होता था। तहकीकात के पहले साल FBI ने कूपर का स्केच फेस बनाने के लिए मुसाफिरों और जहाज के अमले से बात की कि कूपर कैसा दिखता था। 28 नवंबर 1971 को बनाया गया पहला स्केच कुछ इस तरह नजर आया, लेकिन एयर होस्टेस, शार्पनर और बहुत से मुसाफिरों ने कहा कि ये एक्यूरेट फेस नहीं है। नया स्केच बनाने में मजीद 1 साल लगा। इसे भी कहा गया कि एक्यूरेट फेस नहीं है, लेकिन फिर 2 जनवरी 1973 को FBI ने कूपर का तीसरा और आखिरी स्केच बनाया था। इस नए स्केच को देखने के बाद एक एयर होस्टेस ने कहा कि ये तस्वीर बिल्कुल दुरुस्त है। इस ड्राइंग को देखकर ये बात आसानी से कही जा सकती है कि कूपर ऐसा ही दिखता था। DB कूपर का असल चेहरा और इसका मुमकिन पेशा दुनिया के सामने आ गया। बहुत से लोगों ने इसकी शिनाख्त के बारे में नए नजरियात बनाना शुरू कर दिए, इसके बारे में कि कूपर कौन था। तो दोस्तों, हम वापस उसी मोड़ पर आ गए हैं। आज भी DB कूपर की ये मिस्ट्री एक अनसोल्व मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि DB कूपर कौन था, कहां से आया और कहां चला गया। अब जबकि आप इस रात के बारे में जान चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है?
آپ کیا سمجھتے ہیں اس رات جب ڈی بی کوپر نے جہاز سے چھلانگ لگائی تو کیا وہ کوپر اس چھلانگ سے سروائیو کیا یا نہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ یہ کافی حیران کن ہے کہ کوپر کی ہائی جیکنگ کے بعد اس طرح کی کئی اور ہائی جیکنگ ہوئی، لیکن ان تمام ہائی جیکنگ میں جن ہائی جیکروں نے جہاز سے چھلانگ لگانے کے لیے پیراشوٹ کا استعمال کیا، پہلی چیز وہ ہمیشہ بچ گئے اور دوسرا وہ ہمیشہ پولیس یا FBI کے ہاتھوں پکڑا جاتا تھا۔ لیکن کوپر کا کیا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میں نے اس طرح کی مزید ویڈیو بنائی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔